हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साधना साइंस क्लब। आज के इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे रेस्पिरेशन यूनिट को। तो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था कि ये जो वीडियोज हैं ये आपको हर एक एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो DSSB हो, KVS हो, NBS हो, सब में हेल्पफुल होंगे। इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं फिजियोलॉजी में। तो हमने जो है डाइजेशन को पूरी तरह से डिस्कस कर लिया है और रेस्पिरेशन में पिछले 2 लेक्चर में हमने जो है काफ़ी कुछ डिस्कस किया है। तो यहाँ हम ये सब मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें हमने जो है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, उनके क्या क्या फंक्शन होते हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी। उसके बाद हमने डिस्कस किया था मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, यानी ब्रीदिंग के क्या क्या मैकेनिज्म होते हैं, जैसे कि इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। फिर उनके क्या क्या स्टेप होते हैं, यानी जो वेंटिलेशन होता है या फिर रेस्पिरेशन होता है, इनके क्या क्या स्टेप होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। और इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन को भी बहुत ही अच्छे से हमने देखा था। तो अब जो है हम डिस्कस करेंगे जो हमारा लंग्स होता है उसमें कुछ लेयर्स होते हैं, तो इनके लेयर्स के बारे में जो है कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो देखो, जो हमारा लंग्स होता है वो एक थोरेसिस केज में होता है। ये सारी चीज़ें तो हमने डिस्कस करी, लेकिन अब जो देखो इन पे कुछ लेयर होते हैं। जैसे यहाँ पे ये है हमारा लंग्स, ये हैं हमारे लंग्स। तो यहाँ पे देखो, इनमें एक अंदर के साइड में एक लेयर होता है जो कि आपको हल्का सा पिंकिश कलर का दिख रहा होगा, और आउटर लेयर एक होता है जो कि आपको एक थोड़ा सा मतलब हल्का ऑरेंज कलर का दिख रहा होगा। तो इस तरह से यहाँ पे 2 लेयर्स होते हैं और इनके बीच में एक कैविटी होती है, एक स्पेस होता है। तो अब हम देखते हैं इनके क्या क्या नाम होते हैं और ये जो कैविटी होती है इसमें क्या भरा होता है। तो देखो, सबसे पहले जो हमारे लंग्स हैं इस तरह से यहाँ पे किससे कनेक्ट हैं, वो रिब केज से। किससे कनेक्ट हैं? रिब केज से। किससे कनेक्ट हैं? रिब केज से। तो अब यहाँ पे देखो, जो हमारा लंग्स है यहाँ पे 2 लेयर होते हैं। कितने लेयर होते हैं? 2 लेयर होते हैं। जो इसकी आउटर लेयर होती है, जो इसकी आउटर लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं? पैराइटल प्लूरा। क्या बोलते हैं? पैराइटल प्लूरा। और जो इनर लेयर होती है, देखो ये जो पिंकिश कलर की आपको दिख रही है, ये जो इनर लेयर होती है इसको हम क्या बोलते हैं? विसरल प्लूरा। क्या बोलते हैं? विसरल प्लूरा। तो जो आउटर लेयर है उसे क्या बोलते हैं? आउटर लेयर को बोलते हैं पैराइटल प्लूरा। जो इनर लेयर होती है उसको बोलते हैं विसरल प्लूरा। अब देखो दोनों के काम क्या होते हैं। जो पैराइटल प्लूरा है, जैसे ये जो हमारी आउटर लेयर है वो किससे अटैच है? वो अटैच है रिब केज से। तो हम कह सकते हैं पैराइटल प्लूरा टाइटली अटैच टू रिब केज। जो पैराइटल प्लूरा है वो किससे अटैच है? रिब केज से। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी लेयर रिब केज से डायरेक्टली अटैच होती है, वहाँ पे आपको ऑप्शन दे देंगे पैराइटल प्लूरा, विसरल प्लूरा, इस तरह से नाम देंगे। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप ये डायग्राम याद रखना, जो बाहर की लेयर है, जो आउटर लेयर है वो होती है पैराइटल प्लूरा। तो जो आउटर लेयर है वही तो डायरेक्ट रिब केज से अटैच होगी। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो पैराइटल प्लूरा है वही जो है रिब केज से डायरेक्टली अटैच होती है। और ये जो विसरल प्लूरा है ये टाइटली अटैच होती है हमारे लंग से। किससे अटैच होती है? लंग से। जो इनर है वो हमारे लंग से और जो आउटर लेयर है वो हमारे रिब केज से जो है अटैच होती है। आपको इन दोनों लेयर्स के बारे में बस इतना सा पॉइंट याद रखना है। अब देखो, ये जो दोनों लेयर्स हैं ये आपस में चिपक ना जाएं, ये आपस में कोलैप्स ना कर जाएं, इस वजह से इनके बीच में एक कैविटी होती है जिसको हम क्या नाम देते हैं? प्लूरल कैविटी। जो प्लूरा वर्ड है वो भी हमारे लंग्स से रिलेटेड होता है, पल्मोनरी या फिर प्लूरा। तो देखो, जो लंग्स का आउटर लेयर है पैराइटल प्लूरा, जो लंग्स का इनर लेयर है विसरल प्लूरा। अब इन दोनों लेयर्स के बीच में जो कैविटी होती है उसको हम बोलते हैं प्लूरल कैविटी या फिर प्लूरल स्पेस। स्पेस बोलो या कैविटी, क्या होता है? प्लूरल कैविटी या फिर प्लूरल स्पेस, जिसमें क्या भरा होता है? प्लूरल फ्लूइड। क्या भरा होता है? प्लूरल फ्लूइड। अब देखो ये क्या करते हैं, जो प्लूरल फ्लूइड होते हैं ये क्या करते हैं? स्टिक टुगेदर बोथ मेम्ब्रेन। ये जो है दोनों मेम्ब्रेन को आपस में कोलैप्स होने से बचाते हैं और दोनों को साथ रखते हैं। मतलब दोनों साथ ही रहें। साथ ही रहें का मतलब क्या है? जैसे देखो, मान लो ये रिब केज जो है आउटसाइड में क्या करे?
मूव करे। जैसे आप जो है ज़बरदस्ती क्या करो, एयर को बाहर साइड निकालो, मतलब क्या करो, फोर्सफुल एक्सपायरेशन करो, तो आपके लंग्स को चिपक जाना चाहिए, लेकिन वो चिपकते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उनके बीच में क्या है, प्लूरल कैविटी है, तो इस वजह से ये दोनों लेयर नहीं चिपकते। और ये जो रिब केज है इसको आउट साइड में खींचता है, यानी जब हम एक्सपायरेशन करेंगे तो इसको बाहर की साइड में खींच के रखेगा। और अगर ये इस लेयर को खींचेगा तो प्लूरल कैविटी से दोनों अटैच हैं, तो आउटर लेयर भी क्या होगा, बाहर की तरफ खींचेगा। यानी रिब केज के हेल्प से जब पेराइटल प्लूरा बाहर की तरफ खींचेगी तो ऑटोमेटिक विसरल प्लूरा भी बाहर की तरफ क्या होगी, खींचेगी। तो ये जो खिंचाव है बाहर की साइड में, इसको हम क्या बोलते हैं, निगेटिव प्रेशर। अभी आगे देखते हैं। तो अभी आपको क्या याद रखना है, जो लंग्स के लेयर होते हैं, आउटर लेयर को पेराइटल प्लूरा बोलते हैं और इनर लेयर को विसरल प्लूरा बोलते हैं। जो पेराइटल प्लूरा है वो टाइटली अटैच होती है रिब केज से, और जो विसरल प्लूरा है वो टाइटली अटैच होती है लंग्स के। दोनों लेयर के बीच में प्लूरल कैविटी होती है या फिर प्लूरल स्पेस होता है, जो कि भरा होता है प्लूरल फ्लूइड से। ये जो प्लूरल फ्लूइड है ये दोनों मेम्ब्रेन को क्या करता है, एक साथ जो है बांध के रखता है, स्टिक करके रखता है। अब आगे देखो, ईच लंग्स हैज इट्स ओन विसरल एंड पेराइटल प्लूरा, यानी दोनों लंग्स जो हैं लेफ्ट और राइट, यहाँ पे देख रहे होंगे दोनों का अपना अलग अलग क्या है, इसका अलग विसरल है और पेराइटल है, इसका अलग विसरल और पेराइटल है, दोनों का कॉमन नहीं है। तो वही पॉइंट यहाँ पे लिखा है, ईच लंग्स हैज इट्स ओन विसरल एंड पेराइटल प्लूरा। तो ये पॉइंट आपको क्लियर होंगे। देखो, इस तरह के लाइंस बताने का मतलब ये होता है कि अगर कभी भी आपसे जो है स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन दिए जाएंगे तो आप जो है सही कर पाएंगे। अब देखो, ये जो हमारी लंग्स है, तो देखो यहाँ पे जैसे ये जो रिब केस जब इसको बाहर खींचेगा तो ऑटोमेटिक ये भी बाहर खींचेगा। तो हम क्या कह रहे हैं, पुलिंग अप पेराइटल प्लूरा बाई रिब केज। यहाँ पे क्या हो रहा है, पेराइटल प्लूरा रिब केज के द्वारा जब बाहर की तरफ खींच रही है तो यहाँ पे मतलब खिंचाव लग रहा है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, निगेटिव प्रेशर। यहाँ पे क्या लगता है, निगेटिव प्रेशर। और लंग्स के नीचे ये होता है हमारा डायफ्राम। क्या होता है, डायफ्राम डोम शेप का। अब यहाँ पे देखो, ये जो प्लूरल स्पेस है जो दोनों लेयर्स के बीच में है, उसमें क्या भरा होता है, प्लूरल फ्लूइड, जो कि दोनों मेम्ब्रेन को क्या करती है, स्टिक टुगेदर बोथ मेम्ब्रेन, दोनों मेम्ब्रेन को आपस में स्टिक करके रखती है। सो एनी चेंज इन थोरेसिस केज विल ट्रांसफर या रिफ्लेक्स टू लंग्स। देखो क्या बोला जा रहा है, हो सकता है आपको नहीं दिख रहा होगा। अब देखो कि जो यहाँ पे प्लूरल फ्लूइड है वो क्या करती है, दोनों मेम्ब्रेन को आपस में स्टिक करके रखती है। सो एनी चेंज इन थोरेसिस केज विल ट्रांसफर और रिफ्लेक्टेड टू लंग्स। तो देखो, अगर जैसे हम यहाँ पे रिब केज से बाहर वाली केबल लेयर को खींचेंगे तो अंदर वाली लेयर भी खींचेगी। तो इससे क्या होगा, जो भी यहाँ पे थोरेसिस केज में जो चेंजेज होंगे वो हमारे लंग्स तक रिफ्लेक्स होंगे या फिर ट्रांसफर होंगे, क्योंकि दोनों लेयर जो है यहाँ पे खींचेंगी। अब यहाँ पे देखो, जो डायफ्राम होता है, एनी चेंज इन डायफ्राम विल बी रिफ्लेक्टेड टू लंग्स। यहाँ हमारे डायफ्राम में जो भी चेंजेज होंगे वो भी क्या होंगे, हमारे लंग्स के पास तक रिफ्लेक्टेड होंगे। यानी चाहे डायफ्राम में किसी भी तरह का कोई मूवमेंट हो या फिर इन लेयर्स में कोई मूवमेंट हो, तो ये जो इनका जो रिफ्लेक्शन होगा वो हमारे लंग्स तक जाएगा, इनका जो इफेक्ट होगा वो हमारे लंग्स पे पड़ेगा। अब आगे देखो, हमको डिस्कस करना है लंग कैपेसिटी और लंग्स वॉल्यूम। यहाँ पे कुछ वॉल्यूम हम डिस्कस करेंगे और कुछ कैपेसिटी डिस्कस करेंगे। और यही जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में दिखाया था, क्या था हमारा, केवीएस का क्वेश्चन। तो एक तो डिस्कस हो गया कहाँ से, जो हमारा जनरल पॉइंट था, मतलब कि कौन किसके थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं, एक क्वेश्चन वहाँ से हो गया। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ से बना था और थर्ड क्वेश्चन बना था एक्सचेंज ऑफ गैसेस से। तो ये 3 क्वेश्चन जो है केवीएस में पूछे गए थे इस चैप्टर से। बाकी DSSB में भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि मैंने जो है नहीं दिखाया था। अगर आप प्रीवियस ईयर देखेंगे तो मैं उसके साथ साथ बताती भी हूँ कि हाँ ये इस यूनिट से है, उस यूनिट से है। अगर आप देखे होंगे तो आपको पता होगा। अभी हम और भी PYQ डिस्कस करेंगे तो साथ साथ में बताऊंगी भी कि कौन से यूनिट से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब यहाँ पे बात करते हैं लंग्स कैपेसिटी की। तो लंग कैपेसिटी में क्या होता है, सबसे पहला आता है हमारा टाइडल वॉल्यूम। क्या आता है, टाइडल वॉल्यूम। आपको क्या याद रखना है, यहाँ से सबसे पहले इसको समझेंगे। अगर इसको आप समझ ले जाएंगे तो इसका डेफिनेशन, यानी इसके बारे में जो ये पॉइंट हैं छोटे छोटे से, ये आपको लर्न हो जाएंगे और इसी पॉइंट से आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं। या फिर दूसरा क्वेश्चन बन सकता है, इनका ये जो मतलब इनका कितना अमाउंट होता है, कितना वॉल्यूम होता है, जैसे टाइडल वॉल्यूम कितना होता है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है, इनके मतलब ये वॉल्यूम पूछा जा सकता है या फिर इनका डेफिनेशन। यहाँ से 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो अब यहाँ पे देखते हैं, देखो टाइडल वॉल्यूम क्या है। जैसे हम क्या करते हैं, सबसे पहले
जो हमारा लंग्स है, यहाँ पे एक होता है हमारा इंस्पायरेशन, एक होता है एक्सपायरेशन। तो यहाँ पे क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर यानी एयर का वो वॉल्यूम दैट इज यूज्ड, जो यूज होता है ड्यूरिंग नॉर्मल इंस्पायरेशन एंड नॉर्मल एक्सपायरेशन, यानी एयर का वो वॉल्यूम जो कि नॉर्मल इंस्पायरेशन या फिर नॉर्मल एक्सपायरेशन में यूज होता है, उसको हम बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। यानी क्या कह सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट इज यूज्ड ड्यूरिंग नॉर्मल इंस्पायरेशन एंड नॉर्मल एक्सपायरेशन इज नोन एज टाइडल वॉल्यूम। और टाइडल वॉल्यूम का अमाउंट कितना होता है, टाइडल वॉल्यूम की वैल्यू कितनी होती है 500 ml। कितनी होती है 500 ml। टाइडल वॉल्यूम इक्वल टू 500 ml। टाइडल वॉल्यूम की वैल्यू कितनी होती है 500 ml। तो अब ये अगर आपको याद हो गया अच्छे से तो आगे की चीज़ें आपको समझनी और आसान हो जाएंगी। तो हमने क्या देखा कि जो यहाँ पे नॉर्मल इंस्पायरेशन हो रहा है और नॉर्मल एक्सपायरेशन हो रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। जितने वॉल्यूम एयर की यूज हो रही है नॉर्मल इंस्पायरेशन और नॉर्मल एक्सपायरेशन में, उसे क्या बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। जैसे अभी आप नॉर्मली सांस ले रहे हो, कैसे लोगे, इस तरह से आप नॉर्मली इस तरह से आप जो है नॉर्मल सांस ले रहे हो, तो यहाँ पे जो वॉल्यूम यूज हो रही एयर की वो है हमारी टाइडल वॉल्यूम। अब आगे देखो, अब आगे क्या है हमारा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, देखो जैसे हमने आपसे क्या बोला, आप नॉर्मल सांस लिए, नॉर्मल सांस छोड़ें, फिर नॉर्मल सांस लिए, नॉर्मल सांस छोड़ें, ऐसे चल रहा था आपका। अब हम आपसे बोल रहे हैं कि आप जो है नॉर्मल सांस लो, अंदर लो, यानी आप जो है इंस्पायरेशन करो, आप नॉर्मली सांस को अंदर लो, आपने लिया। अब हम बोल रहे हैं और अंदर लो, क्या लो, मतलब एक तो नॉर्मल है ऐसे ही जो कि आप हमेशा लेते रहते हो नॉर्मल, लेकिन अब हम आपसे क्या बोल रहे हैं, और सांस अंदर लो, जैसे यानी सॉरी यार। तो देखो एक तो है हमारा नॉर्मल, अब हम आपसे बोल रहे हैं और सांस अंदर लो, तो यहाँ पे क्या है, इसका डेफिनेशन क्या होगा, यानी एक तो ये हमारा इंस्पायरेशन था, अब हम और इंस्पायर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और सांस को अंदर भर रहे हैं, तो हम इसका डेफिनेशन बोल सकते हैं एडिशनल वॉल्यूम रिजर्व इन लंग्स फॉर फोर्सिबल इंस्पायरेशन विच इज बियॉन्ड टाइडल वॉल्यूम। अभी आपको नहीं समझ आया होगा, हिंदी में बोलते हैं, देखो एक तो हो गया हमारा नॉर्मल इंस्पायरेशन, नॉर्मल एक्सपायरेशन। अब हम आपसे बोल रहे हैं कि और सांस अंदर लो, और सांस अंदर लेने के लिए और वॉल्यूम की आवश्यकता होगी, तो हम क्या बोलेंगे एडिशनल वॉल्यूम रिजर्व इन लंग्स फॉर फोर्सिबल इंस्पायरेशन, यानी फोर्सफुल इंस्पायरेशन के लिए जो वॉल्यूम रिजर्व होगी हमारे लंग्स में, उसको हम क्या बोलेंगे इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या बोलेंगे इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी ये जो है हमारे टाइडल वॉल्यूम से बियॉन्ड है। बियॉन्ड मीन्स क्या हुआ, एक तो हमारा नॉर्मल प्रोसेस है लेकिन हम उसके बियॉन्ड जा रहे हैं, यानी जबरदस्ती फोर्सफुल इंस्पायरेशन कर रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे एडिशनल वॉल्यूम रिजर्व इन लंग्स फॉर फोर्सफुल इंस्पायरेशन। एडिशनल वॉल्यूम रिजर्व इन लंग्स फॉर फोर्सफुल इंस्पायरेशन विच इज बियॉन्ड टाइडल वॉल्यूम, यानी टाइडल वॉल्यूम से आगे निकल के जा रहे हैं हम, तो इसको बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो हमारा जो टाइडल वॉल्यूम था वो तो नॉर्मली 500 ml था उसकी वैल्यू, लेकिन जो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, जैसे हम जब नॉर्मल सांस लेते हैं तो आप जो है ज़बरदस्ती खूब सांस अंदर भरो, तो जो है आप फील करोगे हम जो है 5 to 6 टाइम यानी 5 से 6 गुना टाइडल वॉल्यूम का और सांस अंदर भर सकते हैं, यानी 5 to 6 टाइम आप टाइडल वॉल्यूम, तो टाइडल वॉल्यूम कितना था 500 ml, तो इसका आप 5 से या 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 2500 या फिर 3000 ml। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2500 से 3000 ml वैल्यू किसकी होती है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की। यानी जब हम टाइडल वॉल्यूम से बियॉन्ड जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि फोर्सफुल इंस्पायरेशन के लिए हमारे लंग्स में जो एडिशनल वॉल्यूम रिजर्व होती है उसको हम क्या बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। यानी हम कह सकते हैं एडिशनल वॉल्यूम रिजर्व इन लंग्स फॉर फोर्सफुल इंस्पायरेशन विच इज बियॉन्ड टाइडल वॉल्यूम इज नोन एज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब आगे देखते हैं,
अब क्या है हमारा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। जैसे हमने आपसे बोला जो है आप नॉर्मली सांस लेते ही हो, अब हम आपसे बोल रहे हैं बियॉन्ड नॉर्मल एक्सपायरेशन जाओ, यानी जितना सांस छोड़ रहे हो उससे भी ज़्यादा छोड़ो, यानी ज़बरदस्ती छोड़ो, यानी फोर्सफुल एक्सपायरेशन करो। तो हम कह सकते हैं एडिशनल वॉल्यूम रिजर्व इन लंग्स फॉर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। देखो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में क्या था, एडिशनल वॉल्यूम रिजर्व इन लंग्स फॉर फोर्सफुल इंस्पायरेशन, और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में क्या है, एडिशनल वॉल्यूम रिजर्व इन लंग्स फॉर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। यानी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में फोर्सफुल इंस्पायरेशन होगा, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में फोर्सफुल एक्सपायरेशन होगा। तो इसको कैसे समझेंगे, एक तो हम नॉर्मल सांस लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम। जब हम टाइडल वॉल्यूम से बियॉन्ड चले गए, यानी जबरदस्ती खूब सांस अंदर भर लिए, तो वो हो गया हमारा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब हम क्या कर रहे हैं, नॉर्मल सांस ले रहे हैं, अब हम जो है नॉर्मल एक्सपायरेशन के भी बियॉन्ड जा रहे हैं, यानी जितनी एयर हमको निकालनी चाहिए, जितनी सांस हमको छोड़नी चाहिए, उससे भी ज़्यादा ज़बरदस्ती हम छोड़ रहे हैं। तो उसके लिए यानी फोर्सफुल एक्सपायरेशन के लिए जो वॉल्यूम रिजर्व होगी हमारे लंग्स में, उसको क्या बोलते हैं, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। यानी इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, एडिशनल वॉल्यूम रिजर्व इन लंग्स फॉर फोर्सफुल एक्सपायरेशन बियॉन्ड नॉर्मल एक्सपायरेशन, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, आप देखोगे आप सांस तो अंदर थोड़ा देर तक भरते हो लेकिन उसको बहुत जल्दी निकाल देते हो, यानी ये जो है टाइडल वॉल्यूम का केवल 2 गुना होता है। यानी जैसे वो टाइडल वॉल्यूम हो गया हमारा 500 और ये हो जाएगा 500 का 2 गुना यानी 1000। तो आपको ये वैल्यू याद होनी चाहिए और इसका डेफिनेशन याद होना चाहिए। तो आपको जो है टाइडल वॉल्यूम समझ में आया, जब हम नॉर्मली सांस छोड़ रहे हैं, सांस ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, ये हो गया टाइडल वॉल्यूम। जब हम सांस ले रहे हैं टाइडल वॉल्यूम के बियॉन्ड ले रहे हैं, यानी जबरदस्ती ले रहे हैं, तो वो हो गया हमारा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है कि हम नॉर्मल एक्सपायरेशन के भी बियॉन्ड क्या है, फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब ये तीनों आपको समझ में आए होंगे। अब हम यहाँ पे देखते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होती है। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होती है, कैपेसिटी मीन्स क्या था, क्षमता। तो अब यहाँ पे देखो, टोटल वॉल्यूम यूज्ड ड्यूरिंग फोर्सफुल इंस्पायरेशन, टोटल वॉल्यूम यूज्ड ड्यूरिंग फोर्सफुल इंस्पायरेशन, इसको क्या बोलते हैं, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो एक तो हम नॉर्मल सांस लिए थे और जब हम टाइडल वॉल्यूम के भी बियॉन्ड गए थे तो ये हुई थी हमारी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। यानी हम कह सकते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी इक्वल टू टीवी यानी टाइडल वॉल्यूम प्लस आईआरवी यानी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। टीवी आईसी इक्वल टू यानी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी इक्वल टू टीवी प्लस आईआरवी। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, टीवी की वैल्यू 500 और आईआरवी की वैल्यू 3000 ml। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3500 ml वैल्यू किसकी हो जाएगी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी की। तो हम कह सकते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी मतलब क्या हो गया, टोटल वॉल्यूम यूज्ड ड्यूरिंग फोर्सफुल इंस्पायरेशन। देखो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी है तो फोर्सफुल इंस्पायरेशन, और अगर एक्सपायरेटरी कैपेसिटी होगी तो फोर्सफुल एक्सपायरेशन। तो अब देखो ये तो आपको समझ आ गया होगा। तो हमने 4 चीजें यहाँ पे डिस्कस करी, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, उसके बाद इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। अब देखते हैं एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम यूज्ड ड्यूरिंग फोर्सफुल एक्सपायरेशन, टोटल वॉल्यूम यूज्ड ड्यूरिंग फोर्सफुल एक्सपायरेशन। फोर्सफुल एक्सपायरेशन के दौरान हमने जो टोटल वॉल्यूम यूज किया वो हो जाएगी हमारी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी यानी EC इक्वल टू टीवी प्लस ERV। क्या है, एक तो हम ये नॉर्मल वाला जोड़ेंगे ही यानी टीवी जोड़ेंगे और इसके अलावा ERV। तो ये हो गया हमारा एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। तो एक्सपायरेटरी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो टीवी की वैल्यू 500 प्लस ERV की वैल्यू कितनी थी 1000 या फिर 1100। तो ये हो जाएगा एक हिसाब से 1500 क्या हो जाएगा 1500 से 1600, ये हो जाएगा एक्सपायरेटरी कैपेसिटी की वैल्यू। अब आगे देखो क्या है हमारा वाइटल कैपेसिटी। क्या है वाइटल कैपेसिटी, तो 5 चीजें हमने क्या क्या डिस्कस की। जब हम नॉर्मल सांस ले रहे हैं, नॉर्मल सांस छोड़ रहे हैं, तब क्या है हमारा टाइडल वॉल्यूम। जब हम टाइडल वॉल्यूम के बियॉन्ड इंस्पायरेशन कर रहे हैं यानी फोर्सफुल इंस्पायरेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारे लंग्स में जो वॉल्यूम
रिजर्व है वो हो गई हमारी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और जब हम नॉर्मल एक्सपायरेशन के बियॉन्ड फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे लंग्स में जो वॉल्यूम रिजर्व है उसको हम बोलते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया, फोर्थ यहाँ पे इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, यानी जो फोर्सफुल इंस्पायरेशन में वॉल्यूम यूज हो रहा, जितनी उसकी कैपेसिटी है, टोटल वॉल्यूम यूज्ड ड्यूरिंग फोर्सफुल इंस्पायरेशन क्या है हमारी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। और टोटल वॉल्यूम यूज्ड ड्यूरिंग फोर्सफुल एक्सपायरेशन क्या हो गया हमारा एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। तो ये 5 चीज़ें हमने डिस्कस करी। अब हम देखते हैं छठा हमारा क्या है, वाइटल कैपेसिटी। तो अब क्या बोलेंगे, टोटल वॉल्यूम ऑफ लंग्स इन्वॉल्व इन फोर्सफुल इंस्पायरेशन एंड फोर्सफुल एक्सपायरेशन। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमने नॉर्मल सांस लिया, नॉर्मल सांस छोड़ा, ये हो गया हमारा टाइडल वॉल्यूम। और जब हम टाइडल वॉल्यूम के भी बियॉन्ड सांस लिए, मतलब जबरदस्ती फोर्सफुल इंस्पायरेशन, ये हो गया हमारा IRV। और जब हमने फोर्सफुल एक्सपायरेशन किया तो ये हो गया हमारा ERV। और यहाँ पे TB प्लस IRV मिला के क्या हो गया IC, और TB प्लस ERV मिला के क्या हो गया EC। और इन सबको मिला के क्या कह सकते हैं, वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या है, टोटल वॉल्यूम ऑफ लंग्स इन्वॉल्व इन फोर्सफुल इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। यानी अब हम इन दोनों को मिला के क्या बोल रहे हैं, वाइटल कैपेसिटी। क्या बोल रहे हैं, वाइटल कैपेसिटी। तो वाइटल कैपेसिटी इक्वल क्या हो जाएगा, TB प्लस IRV प्लस ERV। क्या हो गया, TB प्लस IRV प्लस ERV। तो हमने क्या देखा, IRV प्लस TB इक्वल टू IC, TB प्लस ERV इक्वल टू EC। लेकिन IRV, TB प्लस ERV इन सबको मिला के क्या हो गया हमारा VC, यानी वाइटल कैपेसिटी। तो वाइटल कैपेसिटी की वैल्यू अगर आपसे पूछे तो आप क्या बताएंगे, TB का हो गया 500, IRV का 3000, ERV का 1000। तो सबको मिला के क्या हो जाएगा 4500 ml वाइटल कैपेसिटी। तो ये भी आपको समझ आया। आगे देखते हैं, अब ये है हमारा रेजिडुअल वॉल्यूम। क्या है, रेजिडुअल वॉल्यूम। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1100 से 1200 ml। तो यहाँ पे देखो, हमने जो है टाइडल वॉल्यूम किया, टाइडल वॉल्यूम यानी नॉर्मल सांस लिया, नॉर्मल सांस छोड़ा, इसके बियॉन्ड गए IRV, इसके बियॉन्ड गए तो ERV। अब यहाँ पे देखो, जब हम फोर्सफुल एक्सपायरेशन करते हैं उसके बावजूद, यानी आप अपने लंग्स से जब जबरदस्ती सांस को बाहर निकाल रहे हो, यानी एयर को बाहर निकाल रहे हो, उसके बावजूद हमारे लंग्स में कुछ एयर क्या रह जाते हैं, रिमेन रह जाते हैं, यानी वहाँ पे रहते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आप अपने लंग्स से सारे एयर को रिमूव कर सको, ऐसा आप कभी नहीं कर सकते हो। और ये रेजिडुअल वॉल्यूम ही होता है, जैसे आप कितना भी ज़बरदस्ती सांस निकाल लो, लेकिन ये जो लेयर रेजिडुअल वॉल्यूम होता है ये आपके लंग्स को कोलैप्स होने से बचाती है। तो यहाँ पे देखो क्या कह सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ लंग्स स्टिल रिमेन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। अगर आप कितना भी फोर्सफुली एक्सपायरेशन कर लो, उसके बावजूद जो वॉल्यूम बचती है हमारे लंग्स में उसको क्या बोलते हैं, रेजिडुअल वॉल्यूम। देखो, रेजिडुअल मीन्स होता ही है बचना, मतलब बचा हुआ। तो फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद जो बचा होता है वो होता है हमारा रेजिडुअल वॉल्यूम। यहाँ पे अगर आपसे रेजिडुअल वॉल्यूम पूछेंगे तो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, फोर्सफुल एक्सपायरेशन की जगह फोर्सफुल इंस्पायरेशन लिख देंगे। लेकिन इंस्पायरेशन से हमको मतलब नहीं है, बाहर से तो हम कितना भी ले सकते हैं, लेकिन जब हम जो है अंदर से निकालते हैं सांस, मतलब जब हम एयर को अंदर से निकालते हैं, कितना भी आप जोर लगा लो, कुछ एयर हमारे लंग्स में रह जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेजिडुअल वॉल्यूम, जिसका अमाउंट कितना होता है 1100 से 1200 ml। अब यहाँ पे देखो, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। हमने क्या देखा, रेजिडुअल वॉल्यूम। अब क्या देख रहे हैं, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। कैपेसिटी तो क्या है, वॉल्यूम ऑफ लंग्स रिमेन आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जो वॉल्यूम बचता है हमारे लंग्स में वो क्या है, फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम। जैसे यहाँ पे देखो, तो ये है हमारा TB, ये है IRV, ये है ERV। तो यहाँ पे ये जो हमारी क्या है, वॉल्यूम रिजर्व है, और ये इन दोनों को ही मिला के हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, यानी ERV प्लस RV इक्वल क्या होता है हमारा, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। क्या होता है, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। ERV प्लस RV कितना होता है, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। क्या बोलते हैं, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। आप इसका डेफिनेशन कैसे बोल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ लंग्स रिमेन आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन।
तो यहाँ पे ये जो हमारी बच गई क्या हो गई, रेजिडुअल वॉल्यूम, और इन दोनों को ही मिला के क्या बोल देते हैं हम अपना फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। आगे देखो लास्ट है हमारा टोटल लंग कैपेसिटी। क्या है, टोटल लंग कैपेसिटी TLC। तो यहाँ पे क्या है, कंप्लीट और टोटल वॉल्यूम ऑफ लंग्स। क्या है, कंप्लीट और टोटल वॉल्यूम ऑफ लंग्स, यानी कि यहाँ पे टोटल में क्या क्या आ जाएगा। जैसे आप इसको पूरा देखिए एक बार, क्या है TB, क्या है TB प्लस IRV प्लस ERV प्लस RV, इन सब को मिला के क्या होता है हमारा TLC, टोटल लंग कैपेसिटी। सबको मिला के क्या हो जाएगा, टोटल लंग कैपेसिटी। तो ये तो सिंपल सा है, कंप्लीट और टोटल वॉल्यूम ऑफ लंग्स, टोटल लंग कैपेसिटी। तो अब यहाँ पे इसका समरी अगर आप देखना चाहो तो यहाँ पे देखो सबकी वैल्यू, सबकी वो सारी चीज़ें मेंशन हैं। तो क्या हो गया, सबसे पहले ये हो गया हमारा टाइडल वॉल्यूम, ये हो गया हमारा IRV यानी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये हो गया एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और TB प्लस IRV इन दोनों को मिला के बोल देते हैं IC यानी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। TB प्लस ERV इन दोनों को मिला के बोल देते हैं एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। ERV और RV इन दोनों को मिला के बोल देते हैं FRC यानी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। और IRV प्लस TB प्लस ERV बराबर वाइटल कैपेसिटी। और जब हम टोटल कर देते हैं तो क्या आ जाता है हमारा TLC यानी टोटल लंग कैपेसिटी, और इनकी वैल्यू भी यहाँ पे दी हुई है। तो आप बस इतना याद रखो, जैसे IRV की वैल्यू, TB की वैल्यू, ERV की वैल्यू और RV की वैल्यू। तो इसके बेस पे अगर आपको ये और भी चीज़ें याद होंगी जैसे कि IC, EC, इसको रटने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको पता होगा IC इक्वल टू TB प्लस IRV, तो आप इसको फटाफट जोड़ के जो है लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा 3500, और EC प्लस ये कितना हो जाएगा 1500 से 1600 ml। इस तरह से आप इसको ऐड करके फिर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा लंग्स कैपेसिटी और वॉल्यूम, जिसके बारे में आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। तो हमने आपसे बताया दो तरह के क्वेश्चन किए जा सकते हैं आपसे यहाँ से, या तो इनका डेफिनेशन पूछेगा कि मतलब टाइडल वॉल्यूम क्या है, इंस्पायरेटरी, जैसे KVS का क्वेश्चन मैं आपको टेलीग्राम पे जो है पोल के रूप में शेयर करूँगी, तो आप जो है इसको सॉल्व करना। जैसे आप ये लेक्चर जब अटेंड करना फिर उसको सॉल्व करना, देखो आप कर पाते हो या नहीं। अगर आपको ये अच्छी तरह समझ आया होगा तो आप बहुत ही ईजिली इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या क्या डिस्कस किया, सबसे पहले टाइडल वॉल्यूम, फिर इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, फिर एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, फिर हमने डिस्कस किया इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, फिर एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, फिर यहाँ पे वाइटल कैपेसिटी, फिर रेजिडुअल वॉल्यूम, फिर यहाँ पे फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, फिर यहाँ पे टोटल लंग कैपेसिटी। आपको इनके डेफिनीशन, इनकी जो वैल्यूज हैं, ये सारी चीज़ें आप जो है कर सकते हैं। फिर यहाँ पे ये हमने समरी डायग्राम देखा। अब हमको यहाँ से पढ़ना है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। जो गैस हमारे एल्वियोलाई तक पहुँची थी, अब वो आगे जो है कैसे ब्लड के थ्रू, मतलब वो ब्लड में कैसे डिफ्यूज होगा, किस तरह से अब उसका आगे क्या होगा, ये चीज़ हमको यहाँ पे आगे अब डिस्कस करना है। तो ये आपको जो है इंस्पायरेटरी वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी नहीं, मतलब लंग्स वॉल्यूम और लंग्स की कैपेसिटी, ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ आई या नहीं। अगर इसमें से किसी में भी आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट में लिख सकते हो। तो अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। तो अब ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में हमको दो गैसेस का ट्रांसपोर्ट पढ़ना होता है। एक होता है हमारा O2 यानी ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट, और एक हम पढ़ेंगे CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में O2 का ट्रांसपोर्ट, यानी किस तरह से जो ऑक्सीजन है, जो हमने जो है इंस्पायरेशन जब किया तो जो एयर है वो कहाँ पे पहुँचा, हमारे एल्वियोलाई में। कहाँ पे पहुँचा, हमारे एल्वियोलाई में। अब जो है एल्वियोलाई से वो हमारे टिश्यू, ब्लड, मतलब इन सब, मतलब पूरे हमारे बॉडी में क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा। तो इसका जो ट्रांसपोर्ट है वो किस तरह से होता है, तो जो ऑक्सीजन है इसका ट्रांसपोर्ट दो तरह से हो सकता है। या तो ये जो है हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करके ट्रांसपोर्ट होगा, या फिर प्लाज्मा में डिजॉल्व होके। तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि कितना % ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ में ट्रांसपोर्ट करता है और कितना % ऑक्सीजन प्लाज्मा में डिजॉल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। तो याद रखना जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट है हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करके 97% होता है,
और प्लाज्मा में डिजॉल्व होकर मात्र 3% होता है। कितना होता है? ओनली 3%। अब ऐसा क्यों होता है, अभी इसका हम रीजन आगे जानेंगे। क्योंकि जो प्लाज्मा होती है इसमें O2 की सॉल्युबिलिटी कम होती है, यही इसका मेन रीजन होता है। अभी आगे भी देखेंगे। तो क्या याद रखेंगे सबसे पहले कि जो ऑक्सीजन है उसका ट्रांसपोर्ट हमारी बॉडी में 2 तरह से होता है, या तो वो हीमोग्लोबिन के साथ में कंबाइन करके ट्रांसपोर्ट होगा या फिर प्लाज्मा में डिजॉल्व होके। तो प्लाज्मा में डिजॉल्व होके बहुत ही कम अमाउंट में ट्रांसपोर्ट होता है, इसका मैक्सिमम अमाउंट होता है हमारे हीमोग्लोबिन के साथ में कंबाइन करके ट्रांसपोर्ट। तो ये आपको याद हो गया होगा। अब देखिए जो रेड कलर होता है ब्लड का, यहाँ पे अभी कुछ जनरल चीज़ें पढ़ेंगे ताकि ये आपको आसानी से समझ आए। देखो जो रेड कलर होता है ब्लड का वो किसके वजह से होता है? रेड ब्लड सेल्स की वजह से। किसके वजह से? रेड ब्लड सेल्स, जिसको हम बोलते हैं आरबीसी। आरबीसी की वजह से ही हमारा जो ब्लड होता है वो रेड कलर का होता है। और ये रेड कलर ऑफ आरबीसी क्यों होता है? ड्यू टू हीमोग्लोबिन। ड्यू टू हीमोग्लोबिन, यानी जो आरबीसी है वो रेड क्यों होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से। अब ये जो हीमोग्लोबिन है इसका कलर रेड क्यों होता है? तो जो रेड कलर ऑफ हीमोग्लोबिन होता है वो होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयरन। किसकी वजह से? सॉरी, फेरस आयन। फेरस आयन। तो याद रखना जो हमारा ब्लड है उसमें क्या प्रेजेंट है? आरबीसी सेल्स हैं। तो आरबीसी कैसे होते हैं? रेड कलर के होते हैं। अब ये आरबीसी रेड क्यों होते हैं? क्योंकि इनके अंदर में हीमोग्लोबिन होता है। अब ये हीमोग्लोबिन क्यों रेड होते हैं? क्योंकि इनके अंदर में क्या होता है? फेरस आयन होता है, या फिर हम नॉर्मली बोल देते हैं कि आयरन होता है। तो ये भी आपको समझ आया होगा। तो याद रखना सबसे पहले क्या होता है? हमारा ब्लड होता है। ब्लड में क्या होता है? यहाँ पे कुछ छोटे छोटे क्या होंगे? सेल्स होंगे, जिसको हम बोलते हैं आरबीसी। और आरबीसी में क्या होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? आयरन या फिर फेरस आयन। अब देखो अगर हम हीमोग्लोबिन की बात करें तो कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। हम इसको बायोमोलिक्यूल में और अच्छे से देखेंगे, लेकिन अभी के लिए आप समझो इस तरह से यहाँ पे रिंग लगे होते हैं और इसके सेंटर में जो है वो होता है हमारा आयरन यानी फेरस आयन। तो इस तरह से इसके सेंटर में क्या होते हैं? फेरस आयन। तो अब देखो हीमोग्लोबिन किस तरह से बनता है। जैसे यहाँ पे ये आपको याद रखने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बस आप एक बार इसको समझ लो कि मतलब आपको एक आइडिया हो जाए कि हाँ हीमोग्लोबिन क्या है, किस तरह से बनता है। तो यहाँ पे देखो इस तरह से ये मतलब क्या होता है? यहाँ पे अल्फ़ा, ये अल्फ़ा चेन हो गया, ये बीटा चेन हो गया, ये भी बीटा चेन हो गया। तो जो अल्फ़ा चेन है तो इसका नंबर कितना है? 141। जो बीटा चेन है इसका नंबर कितना है? 146। तो इस तरह से 4 चेन होंगे, 2 अल्फा के 2 बीटा के। तो ये क्या करते हैं? पॉलीमराइज करते हैं। क्या करते हैं? पॉलीमराइज करते हैं और क्या बनाते हैं? हीमोग्लोबिन। तो आपको अगर ये नहीं भी याद होगा कोई दिक्कत नहीं है, अगर समझ में भी ना आए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये मैं आपको बस एक आइडिया के लिए बता रही हूँ कि आपको एक आइडिया रहे कि हाँ हीमोग्लोबिन किस तरह से बनता है। बाकी अगर ये चेन, इसका नंबर, ये सब भूल भी जाओ कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। तो देखो जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है यहाँ पे 2 अल्फा चेन होते हैं, 2 बीटा चेन होते हैं जो आपस में पॉलीमराइज करते हैं और क्या बनाते हैं? हीमोग्लोबिन। तो यहाँ से आपको बस एक चीज़ पता होना चाहिए, जो हीमोग्लोबिन होता है ये होता है क्वाटर्नरी प्रोटीन। क्या होता है? क्वाटर्नरी प्रोटीन। क्योंकि जो है मायोग्लोबिन के ऊपर आपसे DSSB प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा है, तो वहाँ पे मतलब पूछता है कि वो कैसा स्ट्रक्चर है, तो वो भी जो है क्वाटर्नरी प्रोटीन होता है। हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन दोनों ही क्वाटर्नरी प्रोटीन होते हैं। तो अब अगर आप भूल भी जाओगे तो हो सकता है आपके दिमाग में रह जाए कि अच्छा मतलब 4 चेन होते हैं जो कि हीमोग्लोबिन के बनाते हैं, मतलब हीमोग्लोबिन को बनाते हैं। तो यहाँ पे 4 चेन यूज होते हैं, 2 अल्फा के 2 बीटा के, इस वजह से इसको हम बोल देते हैं क्वाटर्नरी। क्वार्ट मीन्स क्या होता है? 4, यानी 4 यहाँ पे चेन मिलते हैं, इस वजह से इसको हम बोल देते हैं क्वाटर्नरी प्रोटीन। तो बस इतना याद रखना कि जो हीमोग्लोबिन होता है वो क्वाटर्नरी प्रोटीन होता है। अब देखो जो प्रोटीन होता है वो भी होता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटर्नरी। तो ये मैं जो है आपको डिटेल में बायोमोलिक्यूल में बताऊँगी। तो इस तरह से देखो 2 अल्फा चेन 2 बीटा चेन इस तरह से पॉलीमराइज हो गए और हमारा बन गया क्या? हीमोग्लोबिन। तो यहाँ पे देखो इस तरह से क्या होता है, यहाँ पे आके सबसे क्या यहाँ पे मतलब 4 जो चेन हैं जब वो पॉलीमराइज करके इस तरह से हीमोग्लोबिन बनाते हैं तो इसी से आके अटैच होता है हमारा क्या? ऑक्सीजन। इसी से अटैच होता है ऑक्सीजन। तो अब हमको देखना है क्या आगे, देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? 1 हीमोग्लोबिन कंबाइंस विथ 4 मॉलिक्यूल ऑफ O2। अभी हमने देखा जैसे देखो 4 चेन ने मिलकर एक हीमोग्लोबिन बनाया। यहाँ पे ये 4 हीमोग्लोबिन नहीं है, ये पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर है हीमोग्लोबिन का। जो यहाँ पे आपको ये सिंपल फॉर्म में दिख रहा है इसी का हमने जो है यहाँ पे मतलब एक कंप्लीट फॉर्म देखा। तो इस तरह से ये है हमारा हीमोग्लोबिन। तो यहाँ पे 4 जो है आयरन के मॉलिक्यूल हैं।
तो इस तरह से क्या हम बोल रहे हैं, 1 हीमोग्लोबिन कंबाइंस विथ 4 मॉलिक्यूल ऑफ O2, यानी एक हीमोग्लोबिन से 4 मॉलिक्यूल कंबाइन होते हैं O2 की। तो देखो Hb प्लस O2 इक्वल क्या हो जाता है, HbO2 का होल 4, यानी HbO2 का होल 4, क्योंकि एक Hb के साथ में 4 ऑक्सीजन कंबाइन हो रहे हैं, एक हीमोग्लोबिन के साथ में 4 ऑक्सीजन कंबाइन हो रहे हैं। तो इस वजह से हम जो देखो, जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से कंबाइन करता है तो इसको हम क्या बोल देते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, क्योंकि हीमोग्लोबिन के साथ में ऑक्सीजन कंबाइन किया तो क्या बोल देते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, क्योंकि ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन ने क्या किया, कंबाइन किया, तो इसी बेस पे इसका नाम हो गया ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो इतना आपको समझ में आया होगा। अब देखो क्या है, ये मतलब ये सब जो भी पॉइंट हैं सब आपके मतलब कॉन्सेप्ट को बूस्ट करने के लिए, ताकि मतलब जो भी कॉन्सेप्ट अभी हम आगे डिस्कस करेंगे अच्छे से आपको समझ आ जाए। तो देखो, जो 1 ग्राम ऑफ Hb होता है, यानी 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन कंबाइंस विथ 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन, और 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन कंटेन 3.34 मिलीग्राम ऑफ Fe2 प्लस, यानी फेरस आयन। तो ये जो है एक तरह से हम कह सकते हैं कि डाटा है जो आपको याद होना चाहिए। ये कहाँ से आया, कैसे आया, ये सब छोड़ो, बस आपको याद होना चाहिए कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन का 1.34 ml ऑफ O2 के साथ में कंबाइन करता है, और 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन कंटेन 3.34 मिलीग्राम ऑफ फेरस आयन। ये 2 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब जैसे यहाँ पे जो है एक क्वेश्चन, वैसे इस तरह के क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे, पर जो है आप इसको थोड़ा सा देख लो एक बार फटाफट। क्या है, मान लो कोई एक व्यक्ति है, उसमें क्या है 15 ग्राम ऑफ Hb यानी हीमोग्लोबिन इन 100 ml ऑफ ब्लड, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ O2 दैट कंबाइंस एंड कैलकुलेट अमाउंट ऑफ Fe दैट इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ, मतलब जो भी व्यक्ति है, जैसे यहाँ पे रामलाल। तो यहाँ पे देखो 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन कंबाइंस विथ O2 1.34 ml। तो यहाँ पे हमको क्या दिया है, 15 ग्राम, तो 1 ग्राम में हमको याद रहेगा हमेशा 1.34 ml। अब यहाँ पे 15 ग्राम दे दे, 20 ग्राम दे दे, कुछ भी दे दे, तो हम क्या करेंगे, सीधा सा 15 इंटू 1.34 जितना आएगा वो हो जाएगा हमारा क्या, आंसर। तो आपको यहाँ पे केवल ये याद रखना है कि 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन कंबाइंस विथ O2 इक्वल टू 1.34 ml, यानी ये जो है ऑक्सीजन के 1.34 ml से क्या करता है, कंबाइन करता है। तो अगर इतना आपको याद रहेगा तो फिर वो चाहे 15 ग्राम में पूछे, 20 ग्राम में पूछे, 25 में पूछे, कुछ भी पूछेगा, आप जो है इसको ईजिली मल्टीप्लाई करके निकाल लोगे। अब देखो यहाँ पे 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन कंटेन Fe 3.34 मिलीग्राम, तो 15 ग्राम ऑफ Hb कंटेन 15 इंटू 3.34 मिलीग्राम इक्वल टू 50.1 मिलीग्राम। तो ये तो मतलब एक यहाँ पे कुछ भी नहीं था, कोई कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं है, बस आपको ये 2 डाटा याद होना चाहिए और सिंपल सा मल्टीप्लाई करके आप कोई भी क्वेश्चन इसको सॉल्व कर सकते हो। अब देखो क्या है यहाँ पे, मतलब फिर से क्वेश्चन है, पिंकी है 12 ग्राम ऑफ, अब यहाँ पे 12 ग्राम आ गया, तो हमको पता है 1 ग्राम में 1.34 होता है, तो 12 ग्राम में 12 इंटू 1.34 हो जाएगा, तो इस तरह से हमारा 16 ml ऑफ O2 आ जाएगा। और यहाँ पे Fe क्या है, 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन कंटेन 3.34 मिलीग्राम ऑफ फेरस आयन, तो यहाँ पे 12 ग्राम क्या हो जाएगा, 12 इंटू 3.34, तो यहाँ पे 40 मिलीग्राम। इस तरह से इसको हम जो है कुछ भी डाटा दे दे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो क्या है, 100 ml, यहाँ से हम एक वो निकाल सकते हैं, मतलब ये असर्शन और रीजन क्या है, 100 मिलीलीटर ब्लड ऑफ मेल ट्रांसपोर्ट मोर O2 देन फीमेल। यहाँ पे क्या है, जो मेल के केस में 100 ml ब्लड होता है वो ज़्यादा ट्रांसपोर्ट करता है O2 को देन फीमेल्स। इसका रीजन क्या है, बिकॉज मेल कंटेन्स मोर अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इन 100 ml ऑफ ब्लड। तो ये पॉइंट जो है आप याद रखना। और हम देखते भी हैं कि जो ब्लड का अमाउंट होता है वो मेल में क्या होता है, ज़्यादा होता है, फीमेल में कम होता है। रीजन है हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो यहाँ पे क्या है याद रखना, 100 ml ब्लड ऑफ मेल ट्रांसपोर्ट मोर O2 देन फीमेल्स। रीजन क्या है, बिकॉज मेल कंटेन्स मोर अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इन 100 ml ऑफ ब्लड। अब आगे देखो, अब हमारा मेन कॉन्सेप्ट जो O2 ट्रांसपोर्ट का है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। अब तक हमने यहाँ पे ऊपर जो भी समझा वो हमारे कॉन्सेप्ट को बूस्ट करेंगे, या फिर अगर आपसे पूछे भी जाएं तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो। मैंने आपसे बोला था कि 12th NCERT तो पूरी कवर होगी, लेकिन मैं आपको थोड़ा मतलब ग्रेजुएशन लेवल का जो कुछ भी होगा वो सब भी यहाँ पे इंक्लूड कर लूँगी। अब देखो, जो हीमोग्लोबिन होता है वो कैसा होता है, सेल्फिश होता है। सेल्फिश लोग कौन होते हैं,
स्वार्थी जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्वार्थी। यानी देखो स्वार्थी लोग कैसे होते हैं, जहाँ पे वो अपना फ़ायदा देखते हैं, क्या देखते हैं, जहाँ पे अपना फ़ायदा देखते हैं वहाँ पे उसके साथ हो जाएंगे, जहाँ पे उनका फ़ायदा नहीं होगा वहाँ से दूर हट जाएंगे। इस तरह के लोगों को हम बोलते हैं सेल्फिश। तो ठीक इसी तरह से हीमोग्लोबिन भी क्या होता है, सेल्फिश होता है। क्या होता है, सेल्फिश होता है। जहाँ पे ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा होगा वो उसके साथ में क्या हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा, और जहाँ पे ऑक्सीजन का अमाउंट कम होगा वो क्या करेगा, उससे डिसोसिएट हो जाएगा, उससे अलग हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं, मान लो एक व्यक्ति है जो बहुत स्वार्थी है, तो वो ऐसे व्यक्ति को मित्र बना लेगा जिसके पास बहुत ज़्यादा धन संपत्ति है, लेकिन जब उसके पास वो मतलब धन रुपया पैसा नहीं है तो उसका साथ छोड़ देगा। तो ठीक इसी तरह से जो हीमोग्लोबिन है, अगर ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा है तो उसके साथ में कंबाइन कर लेगा, लेकिन अगर ऑक्सीजन का अमाउंट कम है तो उसको दूर भगा देगा। तो अब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन का लेवल कहाँ पे ज़्यादा होगा, तो सबसे पहले जो हमने एयर को इन किया, इंस्पायरेशन जब किया तो कहाँ पे गया, एल्वियोलाई में। तो अभी सबसे ज़्यादा अमाउंट कहाँ पे है ऑक्सीजन का, एल्वियोलाई में। तो देखो ऑक्सीजन का अमाउंट जब ज़्यादा होगा कहाँ पे होता है, एट एल्वियोलर लेवल, यानी एल्वियोलाई के लेवल पे जब ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा होता है तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन कर लेता है और क्या बनाता है यहाँ पे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और जब ऑक्सीजन का अमाउंट कम होता है, कहाँ पे कम होता है, एट टिश्यू लेवल। कहाँ पे, एट टिश्यू लेवल। तो जैसे ही ऑक्सीजन का अमाउंट कम होता है, जो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना था ये क्या करता है, ये डिसोसिएट हो जाता है। डिसोसिएट हो जाता है यानी O2 को अपने आप से अलग कर देता है, O2 को दूर भगा देता है। यानी देखो यहाँ पे जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना था, जैसे ही ऑक्सीजन की अमाउंट कम हुई ये जो है इससे डिसोसिएट हो गया, फिर से जो है यहाँ पे ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन अलग अलग हो गए। तो ये पॉइंट आपको समझ आया होगा। तो हमने क्या बताया, जो हीमोग्लोबिन होता है वो सेल्फिश होता है। अगर जो है ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा होगा जैसे कि एल्वियोलर लेवल पे, तो वो उससे कंबाइन कर लेगा और क्या बनाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और जैसे ही ऑक्सीजन का अमाउंट कम होगा यानी कि टिश्यू लेवल पे, तो क्या करेगा, वो डिसोसिएट हो जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन से और क्या बना लेता है, ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन फिर से जो है डिसोसिएट हो जाते हैं। अब आगे देखो क्या होता है, देखो यहाँ पे मैंने आपको ये कल बताया, मतलब फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था कि हमेशा याद रखना पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर कितना होता है, 159 mm। ये आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए हमेशा। तो अभी जो है हमारे एटमॉस्फेयर में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है, 159 mm। और जब हमने एयर को मतलब इन किया यानी इंस्पायरेशन किया, तो ये कहाँ पे पहुँचा, आके हमारे एल्वियोलाई में। कहाँ पे आया, हमारे एल्वियोलाई में। अब देखो जब ये एल्वियोलाई में आया तो हमारे एल्वियोलाई का पार्शियल प्रेशर कितना होता है, 104। कितना होता है, 104। जो एल्वियोलाई होता है यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, 104। ये भी आपको याद होना चाहिए। तो मैंने आपको क्या बताया, जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, 159 mm, 159 mm। और एल्वियोलाई में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, 104। कितना होता है, 104 mm। अब देखो क्या होता है, अब यहाँ पे जैसे ये है हमारा टिश्यू, क्या है, अब यहाँ पे ये एल्वियोलाई है, तो एल्वियोलाई से अब ये ऑक्सीजन जाएगा हमारे टिश्यू के पास। तो अब देखो जैसे यहाँ पे ये है हमारा टिश्यू, तो टिश्यू में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, 40। ये यहाँ पे कोई मतलब ये हमने लेट नहीं किया है, इसको माना नहीं है, ये होता है और ये आपको हमेशा याद होना चाहिए। तो अभी तक 3 वैल्यू याद रखो। सबसे पहला क्या है कि एटमॉस्फेयर में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, 159 mm ऑफ Hg। और एल्वियोलाई में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, 104 mm ऑफ Hg। टिश्यू में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, 40 mm ऑफ Hg। तो ये 3 वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। तो अब देखो क्या होता है, मैंने आपको एक पॉइंट और बताया था, जो मतलब एयर मूव करता है वो कहाँ से कहाँ को करता है, हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर। कहाँ से, हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर। तो एटमॉस्फेयर में हाई पार्शियल प्रेशर था, कितना था, 159 था। कितना था, 159 था। और हमारे एल्वियोलाई में 104 था, तो यहाँ कम था, तो यहाँ से यहाँ को आया, यानी हाई टू लो आया। अब देखो एल्वियोलाई और टिश्यू के बीच में जब हम देखेंगे
तो टिश्यू में केवल 40 है, कितना है, केवल 40 mm ऑफ Hg है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे हाई है तो यहाँ पे आएगा, क्या होगा, हाई है तो यहाँ पे आएगा। तो देखो हमारा ये जो है, ये मान लो जो ब्लू कलर का दिख रहा है ये है हमारा टिश्यू, और इधर जो रेड कलर का दिख रहा है, मतलब देखो ये हमारी वेन, ये है हमारी आर्टरी, इस तरह से हम देखेंगे क्योंकि है तो हमारा पूरा ब्लड वेसल्स ही। तो देखो टिश्यू में कितना था, पार्शियल प्रेशर 40 था ऑक्सीजन का। तो अब देखो यहाँ पे ज़्यादा है 104 और यहाँ पे केवल 40 है। तो क्या करेगा, एल्वियोलाई से जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो मूव करेगा कहाँ को, हमारे टिश्यू के तरफ। यानी टिश्यू में क्या बहता है, क्या फ्लो होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या फ्लो होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और इसको हम बोलते हैं वेनस ब्लड। क्या बोलते हैं, वेनस ब्लड, या फिर यहाँ पे वेनस ब्लड वेसल्स बोल सकते हो। तो अब देखो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है 40 और यहाँ पे है एल्वियोलाई में है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 104। तो हमेशा एयर मूव करता है हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर की तरफ। तो यहाँ से ये हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर जब आया तो क्या हुआ, अब यहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है हमारे आर्टरी में कितना हो गया, 95 mm ऑफ Hg। यानी हम कह सकते हैं, देखो यहाँ पे अभी ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, तो जब ये ऑक्सीजन यहाँ पे इससे डिफ्यूज हुआ तब क्या हो गया, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। पहले क्या था, डीऑक्सीजनेटेड। जब ये टिश्यू से आया तो डीऑक्सीजनेटेड था, लेकिन जब ये एल्वियोलाई से डिफ्यूज किया तब यहाँ पे ये चेंज हो गया किसमें, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। तो ये याद रखना कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है वहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 159 mm, एल्वियोलाई में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 104 mm, टिश्यू में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 40 mm। लेकिन हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, यानी टिश्यू और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में सेम होता है, कितना होता है, 40 होता है। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या हो जाएगा, इधर आएगा हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसमें कितना हो जाएगा, 95 mm ऑफ Hg। क्या हो जाएगा, 95 mm ऑफ Hg। तो ये जो है आपको 4 वैल्यू याद होंगे। और ये कैसे हुए, सबसे पहले जो एयर है वो हमारे एल्वियोलाई में आया डिफ्यूज होके, तो अब हमारे यहाँ पे मतलब टिश्यू से यहाँ पे जो ब्लड है वो आया, टिश्यू से कितना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 40, तो ये आया हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में। यहाँ भी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है, 40। तो जब यहाँ पे डिफ्यूजन हुआ एल्वियोलाई से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का तो ये चेंज हो गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। यानी अब यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना हो गया, 95। जब डीऑक्सीजनेटेड में जब O2 आएगा, ऑक्सीजन मिलेगा, तो जाहिर सी बात ही उसकी जो पार्शियल प्रेशर है वो बढ़ेगी। तो कितनी बढ़ेगी, 95 mm ऑफ Hg। तो जो 95 mm ऑफ Hg है, जब ये आगे जो है ऐसे मूव करते करते आया, तो अब देखो यहाँ पे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसमें है 95, लेकिन टिश्यू में कितना होता है, केवल 40। तो फिर से यहाँ पे हाई टू लो की तरफ मूव कर जाएगा, यानी फिर से यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड से कहाँ पे आ जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड में, यानी हमारे यहाँ मतलब ब्लड कैपिलरी से कहाँ पे आ जाएगा, टिश्यू में। तो इस तरह से जो है हमारा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है और इस तरह से यहाँ पे डिफ्यूज होता है। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जो एयर है यानी जो ऑक्सीजन है वो हमेशा हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर की तरफ जाती है। यहाँ ज़्यादा था तो यहाँ पे आया, लेकिन अब देखो यहाँ पे इसका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा हो गया, तो इस वजह से ये फिर से जो है टिश्यू में आ गया। अब आगे देखो क्या है, एक बार इसको फिर से, यहाँ पे क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हमारे एल्वियोलाई में 104। तो O2 यहाँ पे आई, कहाँ पे आई, हमारे ब्लड में। ब्लड में क्या है, RBC यानी रेड ब्लड सेल्स, और रेड ब्लड सेल्स के अंदर क्या है, HB। क्या है, HB। तो अभी मैंने आपको बताया जो ऑक्सीजन है इसका ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, कंबाइन विथ हीमोग्लोबिन, यानी हीमोग्लोबिन के साथ में कंबाइन होके। तो अब देखो ये हमारा RBC है, ये स्ट्रक्चर किसका है, RBC का। तो RBC में क्या है, हीमोग्लोबिन है। क्या है, हीमोग्लोबिन है। तो ये जो हीमोग्लोबिन है हमारे RBC में, इसके साथ में जो O2 है वो कंबाइन होगा और क्या बनाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ये कहाँ पे बना रहा है, एल्वियोलर लेवल पे, यानी ये हमारे एल्वियोलाई में ही ये प्रोसेस हो रहा है, क्योंकि एल्वियोलाई में क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 ज़्यादा है। तो इस वजह से मैंने आपको बताया भी था कि जहाँ पे O2 की अमाउंट ज़्यादा होगी वहाँ पे ये जो है इसके साथ कंबाइन हो जाएगा, और जैसे ही इसका अमाउंट कम होगा वहाँ पे ये डिसोसिएट हो जाएगा। तो अब देखो टिश्यू लेवल पे क्या होता है, इसका पार्शियल प्रेशर कम हो जाता है, यानी 40 हो जाता है। तो इस वजह से टिश्यू लेवल पे क्या है, जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन था वो फिर से हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन में डिसोसिएट हो जाता है। तो देखो यहाँ पे क्या है,
जो एल्वियोलर लेवल पे क्या हो रहा है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को होल्ड कर रहा है, उसको पकड़ रहा है, उसके साथ कंबाइन हो रहा है। तो हम कह सकते हैं एल्वियोलर लेवल पे क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा होता है, इस वजह से हीमोग्लोबिन होल्ड O2 यानी हीमोग्लोबिन होल्ड ऑक्सीजन, और इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, हेल्डेन इफेक्ट। क्या बोलते हैं, जैसे देखो होल्ड हेल्ड, होल्ड हेल्ड, इस तरह से याद रखना। जहाँ पे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को होल्ड कर रहा है, उसके साथ कंबाइन कर रहा है, वो है हमारा हेल्डेन इफेक्ट। और जब टिश्यू लेवल पे क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हुआ तो क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ हीमोग्लोबिन, यानी हीमोग्लोबिन का क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। अब देखो बी फॉर ब्रेक और बी फॉर बोहर, तो जहाँ पे ब्रेक डाउन होता है हीमोग्लोबिन को, इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, बोहर इफेक्ट। क्या बोलते हैं, बोहर इफेक्ट। तो याद रखना एल्वियोलाई लेवल पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा होता है, इस वजह से हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन करता है, यानी ऑक्सीजन को होल्ड करता है, और होल्ड से याद रखना यहाँ पे क्या होता है, हेल्डेन इफेक्ट होता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हेल्डेन इफेक्ट कहाँ पे होता है, एल्वियोलर लेवल, टिश्यू लेवल, इस तरह से मतलब ऑप्शन बना सकते हैं। तो कंफ्यूज मत होना, जहाँ पे ब्रेक डाउन होगा बी फॉर ब्रेक डाउन, बी फॉर बोहर इफेक्ट, होल्ड और हेल्डेन, इस तरह से इसको आप जो है याद रखेंगे। अब आगे देखो क्या है, एल्वियोलर लेवल पे क्या हो रहा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा है यानी हाई है। तो अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा है यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 क्या है, लो है। तो जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा है तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन O2 को होल्ड कर रहा है, और यहाँ पे हो रहा है हेल्डेन इफेक्ट, यानी यहाँ पे क्या हो रहा, फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, और यहाँ पे ब्रेक डाउन हो रहा है, तो क्या हो रहा है, बोहर इफेक्ट। तो अब यहाँ पे देखो टिश्यू लेवल पे क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कम होगा तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 क्या होगा, हाई होगा, यानी कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इज हाई। तो जब CO2 का कंसंट्रेशन हाई होगा तब क्या होगा, जो CO2 है वो हमारे ब्लड में जो मतलब हमारे सेल्स में जो पानी है, जो वाटर है, उसके साथ में क्या करेगा, कंबाइन करेगा कार्बोनिक एनहाइड्रेट एंजाइम के प्रेजेंस में। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेट एंजाइम के प्रेजेंस में CO2 प्लस H2O मिलकर क्या बना लेते हैं, यहाँ पे H2CO3, क्या बना लेते हैं, H2CO3। तो अब यहाँ पे देखो जो हमारा H2CO3 होता है ये ब्रेक हो जाता है H प्लस एंड HCO3 माइनस में, यानी बाई कार्बोनेट आयन में। किस में चेंज हो जाता है, बाई कार्बोनेट आयन में। तो जो H2CO3 है ये हमारा H प्लस प्लस HCO3 माइनस में क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया इसका। तो अब देखो जब PCO2 क्या है, लो है, तो कंसंट्रेशन ऑफ CO2 लो है। तो देखो हमेशा याद रखना जब यहाँ पे CO2 कंबाइन हो रहा है वाटर के साथ में तो क्या बना रहा है, H2CO3। तो यहाँ पे क्या रिलीज हो रहा है, H प्लस आयन। तो हम कह सकते हैं कि जहाँ पे क्या होगा, CO2 ज़्यादा होगा वहाँ पे H प्लस भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे देखो PCO2 जब लो होगा तो H प्लस आयन भी क्या होगा, लो होगा, और यहाँ पे क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ HbO2 यानी यहाँ पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और इधर क्या होता है, टिश्यू लेवल पे CO2 का अमाउंट ज़्यादा होता है तो H प्लस का अमाउंट क्या होता है, ज़्यादा होता है, और जब H प्लस का अमाउंट ज़्यादा होता है तो pH क्या होता है, लो होता है। और यहाँ पे क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ HbO2। हो सकता है अभी आपको ना समझ में आ रहा हो कि इससे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, तो वेट करो, क्वेश्चन भी करवाएंगे और तब आप देखना एक एक क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। और नहीं भी बनेगा तो मैं आपको ये सारे कॉन्सेप्ट याद दिला के बताऊँगी कि किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब आगे देखो क्या होता है, अब देखो जैसे ये है हमारा, क्या है यहाँ पे, ये है हमारा ब्लड। क्या है, ब्लड है। तो ब्लड में क्या होते हैं, ब्लड सेल्स होते हैं, जैसे कि RBC हो गया, WBC हो गया, प्लेटलेट हो गया, ये सारी चीज़ें हमारे ब्लड में क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। तो अगर हम अपने ब्लड में से RBC प्लस WBC प्लस प्लेटलेट्स इन तीनों को माइनस कर दें, यानी RBC को निकाल के फेंक दो ब्लड में से, WBC को फेंक दो, प्लेटलेट को फेंक दो, तो अब जो बच गया वही क्या होता है, हमारा प्लाज्मा होता है। क्या होता है, प्लाज्मा होता है। क्या होता है, प्लाज्मा होता है। तो हमने आपको बताया था
प्लाज्मा में 3% ऑफ O2 ट्रांसपोर्टेड एज डिजॉल्व फॉर्म इन प्लाज्मा, यानी प्लाज्मा में जो हमारा ऑक्सीजन है वो डिजॉल्व फॉर्म में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन जो है जो प्लाज्मा में बहुत 99% क्या होता है, वाटर होता है। तो इस वाटर में डिजॉल्व होके जो ऑक्सीजन है वो ट्रांसपोर्ट होता है। तो हम कह सकते हैं वेरी लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड इन डिजॉल्व फॉर्म, यानी ये हो गया हमारा असर्शन कि वेरी लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड इन डिजॉल्व फॉर्म। रीजन क्या है, ड्यू टू लेस सॉल्युबिलिटी ऑफ O2 इन वाटर और प्लाज्मा, यानी प्लाज्मा में जो हमारी ऑक्सीजन है उसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो बहुत ही लो होती है, लेस होती है। तो अब देखो ये हमने देख ही लिया, हमने क्या देखा यहाँ पे, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या है हमारे एटमॉस्फेयर में 159, एल्वियोलाई में कितना है 104, और यहाँ पे है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कितना है 40 mm, और यहाँ पे जब जो है डिफ्यूजन हुआ किससे, एल्वियोलाई और टिश्यू के बीच में, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना हो गया 95, यानी यहाँ पे ये है हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 95 mm ऑफ Hg हो गया क्या हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ से जो है ये फिर से जो है टिश्यू में क्या हो जाएंगे, डिफ्यूज हो जाएंगे। अब देखो एल्वियोलर लेवल और टिश्यू लेवल। एल्वियोलर लेवल पे क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कम होता है। यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ में हीमोग्लोबिन कंबाइन करता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और यहाँ पे PO2 यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होता है टिश्यू लेवल पे। तो अगर O2 कम होगा तो CO2 का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा, अगर CO2 ज़्यादा होगा तो ये H+ ज़्यादा होगा, और यहाँ पे O2 कम है, इस वजह से जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है वो हीमोग्लोबिन इतनी सेल्फिश है कि वो O2 को छोड़ देती है, यानी ये दोनों सेपरेट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। तो ये जो है आपको अब पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब देखो हेल्डेन इफेक्ट कहाँ पे होता है, एल्वियोलर लेवल पे होता है, और बोहर इफेक्ट कहाँ पे होता है, टिश्यू लेवल पे होता है। और हेल्डेन इफेक्ट क्या होता है, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन एट एल्वियोलर लेवल प्रोमोट फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, यानी जो H+ आयन का कंसंट्रेशन जब डिक्रीज हो जाता है एल्वियोलर लेवल पे तो यही प्रमोट करता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन को। इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन प्रोमोट डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो इस तरह से मतलब ये स्टेटमेंट आपसे यहाँ से मतलब स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बन सकते हैं अगर उनको बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाना हुआ तो। अब आगे देखो क्या है हमारा ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। क्या है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। एक बार देख लेती हूँ ये कितना है, मतलब है तो एक काम करते हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व को और CO2 ट्रांसपोर्ट को। इसके बाद हमको बस लास्ट हमारा बचेगा कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन। तो ये 3 पॉइंट हम इसके नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे और वो हमारा होगा लास्ट वीडियो। आई होप मतलब 1 घंटे के अंदर में उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलो इसको यहीं पर एंड करते हैं। तो अपना फीडबैक देना मत भूलना, आपको मतलब लंग्स कैपेसिटी वो वॉल्यूम वगैरह सब कुछ समझ में आया या नहीं, या फिर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हमने अभी तक जो भी देखा वो सारी चीज़ें आपको समझ आई या नहीं। अगर कहीं पे कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो तो आप उसको कमेंट में लिख सकते हो और आप अपना फीडबैक देना मत भूलना। इस वीडियो में यहीं तक, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव।